वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश नवंबर 2022 का करंट अफेयर। हम पूरा एक साल का करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिसमें हमने 3 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है। दिसंबर 2022, जनवरी 2023 और फरवरी 2023। आज देखेंगे नवंबर 2022 का टॉपिक वाइज करंट अफेयर। इसके बाद इसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ का स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीमेंट यानी कि समझौते। पहला समझौता पढ़ रहे हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से केंद्र सरकार एवं कोचीन शिपयार्ड के मध्य में समझौता हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? केंद्र सरकार और कोचीन शिपयार्ड के बीच में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से ये हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं। इस समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड आध्यात्मिक शहर वाराणसी के लिए देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कटमरेन पोत बनाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाराणसी से रिलेटेड है। वाराणसी को पहली चीज़ आध्यात्मिक शहर के नाम से जाना जाता है और ये देश का पहला बनेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में बनेगा। समझौते के तहत कोचीन शिपयार्ड उत्तर प्रदेश की 6 इलेक्ट्रिक कटमरेन जहाज़ों और गुवाहाटी के लिए 2 और ऐसे जहाज़ों का निर्माण करेगा। ठीक है, तो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में 6 बनेंगे और गुवाहाटी, असम की राजधानी गुवाहाटी, असम में यहाँ पर 2 और बनेंगे। यह समझौता केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में किया गया है। तो यहाँ से एक और फैक्ट मिलता है। मंत्री का नाम बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। क्लियर है? तो ये जो समझौता हुआ है उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है स्कीम। उत्तर प्रदेश की योजनाएं देखते हैं। पहली योजना है उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड। ये किसकी है? वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार का जो वित्त विभाग है उसके द्वारा ये स्कीम लाई गई है। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं। हर साल 20 नए उद्यमियों, स्टार्टअप जो होते हैं उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा समर्थन दिया जाता है। हर साल 100 ड्रोन पायलटों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ड्रोन पायलट को यहाँ पर क्या करते हैं? प्रशिक्षण देते हैं। मेसर्स डेलॉयट इसके द्वारा तैयार किए गए विड दस्तावेजों और विड मूल्यांकन के आधार पर चयन किया जाएगा, जो चयन की प्रक्रिया में सलाहकार के रूप में काम करेगा। तो ये उत्तर प्रदेश इनोवेशन फंड के बारे में यहाँ पर बताया है। कितने? 20 उद्यमियों को देते हैं, नए उद्यमी यानी कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको। इसके अंतर्गत 4000 करोड़ रुपए की निधि का सृजन किया जाएगा। इस निधि में राज्य सरकार 400 करोड़ रुपए देगी। वहीं अन्य इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स होते हैं उनके माध्यम से 3600 करोड़ रुपए प्राप्त किए जाएंगे। तो ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद अगली स्कीम है मिशन निरामया। ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार का मिशन है। 8 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SGPGI के कन्वेंशन सेंटर लखनऊ में मिशन निरामया की शुरुआत की। यह है किससे संबंधित? इस मिशन का उद्देश्य है नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण प्लेसमेंट दिलाना और करियर काउंसलिंग की सहायता प्रदान करना। आजकल जो सरकार है ना, करियर के लिए काफ़ी काम करती है। कौशल का प्रशिक्षण देना, करियर प्लेसमेंट, और जो बच्चे होते हैं उनको कोचिंग भी प्रोवाइड करती है फ्री में। ठीक है, जो सिविल सर्विसेज होती है उनके लिए भी। तो ये सारी योजना एग्जाम में पूछी जा सकती है। मिशन निरामया याद रखें, नर्सिंग और पैरामेडिकल छात्र छात्राओं से संबंधित है। इसके बाद अगली स्कीम है 34 सीमावर्ती जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित किया जाएगा। 34 सीमावर्ती जिले हैं जिनको क्या करेंगे? ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित करेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है ऐसा। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चल रहा है। ठीक है, और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित कर रहे हैं ताकि अलग अलग तरीके से जो पहचान है वो बढ़ सके और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। अब ये कौन कौन से जिले हैं? नेपाल, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच। नेपाल की सीमा से लगने वाले कौन कौन से जिले? जैसे पीलीभीत हुआ, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। वहीं बिहार से लगने वाले चंदौली, गाजीपुर, सोनभद्र, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित करेंगे। झारखंड और छत्तीसगढ़ से लगने वाले सोनभद्र, राजस्थान से लगने वाले मथुरा और आगरा, इनको सीमावर्ती जिलों के रूप में विकसित करेंगे। और वहीं हरियाणा से लगने वाले सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, हिमाचल प्रदेश से लगने वाले सहारनपुर, मध्य प्रदेश से कौन कौन से लगेंगे? जालौन, इलावा, झांसी, महोबा, बांदा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, और उत्तराखंड से लगने वाले मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली। इन सभी जिलों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विकसित करना है। 34 जिले हैं कुल मिलाकर। इससे संबंधित जानकारी देखते हैं।
जिलों को उनके महत्व को देखते हुए 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, एक पर्यटन और एक संस्कृति के साथ उद्योग की श्रेणी। यूपी के 34 जिलों की सीमाएं नेपाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली समेत 8 राज्यों से लगती हैं। तो 8 राज्यों के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उनको विकसित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिलों में पर्यटन की सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, होटल श्रृंखलाएं बनेंगी, यात्री प्राजह विकसित किए जाएंगे और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सुख सुविधाएं दी जाएंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्यटन के लिए प्रेरित हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ का भ्रमण करें। तो ये 2 कैटेगरी रहेंगी। संस्कृति की उनकी वहाँ की जो उस एरिया की उस क्षेत्र की संस्कृति होगी उसको विकसित करेंगे, उसको अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और जो वहाँ का पर्यटन से संबंधित क्षेत्र होंगे, जैसे कि किसी स्थान पर कोई प्राचीन मंदिर है तो उसका विकास करेंगे, उसको फिर से रिनोवेट करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर उस क्षेत्र में होटल आदि विकसित करने का काम करेंगे, सुविधा केंद्र विकसित करेंगे, यात्री प्लाजा बनाएंगे ताकि लोग आकर्षित हो। क्लियर है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश की ग्रीन ड्राफ्ट हाइड्रोजन पॉलिसी 2022 उत्तर प्रदेश सरकार की है। मसौदा नीति में 2024 में इलेक्ट्रोलाइजर लागत के 60% की पूंजीगत व्यय सब्सिडी का प्रस्ताव है। सब्सिडी का लाभ उठाने की न्यूनतम क्षमता 50 मेगावाट से ऊपर होनी चाहिए। 2027 तक सरकार मौद्रिक प्रोत्साहन को 20% तक लाया जाएगा। तो यहाँ से एक फैक्ट आपको मिलता है कि सरकार को करना क्या है, 2027 तक राज्य सरकार से मौद्रिक प्रोत्साहन को 20% तक लाना है और ये हाइड्रोजन पॉलिसी 2022 है। ये प्रस्ताव आया था जो कि इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश ड्राफ्ट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2022 का उद्देश्य क्या है, अगले 5 सालों में हाइड्रोजन की लागत को $2 प्रति किलोग्राम तक कम करना है और लंबी अवधि में इसे और कम करके $1 प्रति किलोग्राम करना है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में बताया है। इसके बाद अगली है नई पर्यटन नीति 2022। ये उत्तर प्रदेश सरकार की आई है, पर्यटन नीति 2022 में जारी की गई। इसके संबंधित जो जानकारी है वो देखते हैं। 16 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये पर्यटन नीति को मंजूरी मिली। ये जो नीति है इसमें होटल इंडस्ट्री के लिए निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। तो भाई यहाँ पर सब्सिडी की बात की गई है। पहली चीज़ याद रखिए, भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े सभी धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिन नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा इसमें रामायण सर्किट भी प्रमुख होगा। तो रामायण सर्किट और कृष्ण सर्किट, ठीक है, इनका विकास किया जाना है। इसके बाद रामायण सर्किट में क्या क्या है, अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। और इसी तरह जो कृष्ण सर्किट बनेगा उसमें मथुरा, जो कृष्ण से जुड़े हुए स्थान है वो सब, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थल जो भी कृष्ण, बलदेव और उनसे जुड़े हुए स्थल हैं। इसी तरह एक बनेगा बुद्ध सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट में क्या क्या शामिल है, कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल शामिल होंगे। तो रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट, इनका निर्माण किया जाएगा। बुद्ध से रिलेटेड जो भी स्थान है उनको बुद्ध सर्किट में रखा जाएगा, कृष्ण से रिलेटेड जो स्थान है उनको कृष्ण सर्किट में रखेंगे और राम से रिलेटेड जो स्थान है उनको रामायण सर्किट में रखा जाएगा। ये चीज़ है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक और आया महाभारत सर्किट, इसकी कल्पना भी की गई। इसमें क्या, जो महाभारत से जुड़े हुए स्थान है वो हस्तिनापुर, काम्पिल, एछत्र, वरनावा, मथुरा, कौशाम्बी, गोंडा, लच्छागृह, ये सब स्थान इसके अंतर्गत आएंगे। शक्तिपीठ सर्किट में विंध्यवासिनी देवी, फिर शक्तिपीठ सर्किट भी है, विंध्यवासिनी देवी, अष्टभुजा से लेते हुए देवी पाटन, नैमिषारण्य, माँ ललिता देवी, माँ ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी, सहारनपुर में शिवानी देवी, चित्रकूट में और शीतला माता मऊ तक, यहाँ तक जो है शक्तिपीठ का विस्तार रहेगा। इसके बाद आध्यात्मिक सर्किट में क्या क्या रहेगा, गोरखपुर, बलरामपुर से लेकर मथुरा, संत रविदास नगर जो स्थल है, संत रविदास स्थल, माँ परमेश्वरी देवी, आजमगढ़, बलिया का बिघू आश्रम, आगरा का वटेश्वर आश्रम, हनुमान धाम, शाहजहांपुर को इसमें शामिल किया गया है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित दिए गए जो ऑप्शन है उनमें से कौन सा आध्यात्मिक सर्किट के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो ये जो है नए हैं, शक्तिपीठ सर्किट हुआ, आध्यात्मिक सर्किट हुआ, ये एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसके बाद आगे क्या दिया गया है, वहीं सूफी कबीर सर्किट बनेगा जिसमें अमेठी, मगहर, संत कबीरनगर से लेकर कबीरदास की कर्मभूमि वाराणसी के लहर तारा तक जाने का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर जो है सूफी सर्किट की बात की गई है। सूफी में जो सूफी संत धारा से जो जुड़े हुए लोग हैं, कबीर आदि हुए,
इन सबको इसमें शामिल करेंगे। इनके स्थान जो है उनको, जैसे कबीरदास की कर्मभूमि को, वाराणसी के लहर तारा, ये सब शामिल होंगे। फिर जैन सर्किट भी बनेगा एक, जिसमें देवगढ़, हस्तिनापुर से लेकर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, रामनगर को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थल हैं उनको भी विकसित किया जाएगा, उनका भी विकास किया जाएगा, वहाँ पर भी पर्यटन का विकास करेंगे। वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म पर भी ध्यान देंगे और इसके साथ ही इसमें सेंचुरी ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व को विकसित करेंगे। इसके तहत हमारे जो प्राकृतिक स्थल है उनको भी विकसित किया जाएगा। तो ये जो पर्यटन नीति है इसके बारे में हमने जाना कि क्या क्या इसमें बात रखी गई है, क्या क्या पर्यटन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के उद्देश्य हैं, क्या क्या उसको करना है। तो ये 2022 में आई, जिसके बारे में हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लिए। इसके बाद अगला जो कार्यक्रम है लखपति महिला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। इसमें क्या होगा, महिलाएं जो है ना उनको लखपति बनाएंगे। नाम से ही स्पष्ट है क्या करेंगे लखपति बनाने के लिए, आर्थिक रूप से उनको सक्षम बनाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि महिलाओं को वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंचाई जा सके। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है, तो इसके तहत ये काम किया जाएगा। इसके पहले चरण में 11 जिलों में लखपति महिला कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। ये 11 जिले कौन से हैं, वाराणसी, प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर, सोनभद्र ये शामिल हैं। इन जिलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा। तो ऐसी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह चला रही हैं या फिर उसमें आती हैं उनको चिन्हित करेंगे, उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी करने का प्रयास करेंगे। क्या होता है, सरकार बहुत सारी योजनाएं लॉन्च कर देती, कई सारी योजनाएं शुरू भी हो जाती हैं और फिर क्या है उनकी जागरूकता हर जन तक नहीं पहुंच पाती, जन जन तक स्पेशली जिनको उनका लाभ मिलना चाहिए वो तो उस चीज़ के बारे में जान भी नहीं पाते। तो इसके तहत क्या होगा, मैक्सिमम जो योजनाओं का लाभ है उन लोगों तक, जो समूह है जिस तक पहुंचना चाहिए, लाभार्थी समूह तक पहुंच सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, और इसके तहत जिला और विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का भी गठन करेंगे ताकि जो जाकर बताए लोगों को। जिला स्तर पर जिलाधिकारी टास्क फोर्स का अध्यक्ष रहेगा, जबकि मुख्य विकास अधिकारी सचिव होगा। तो ये इसका उद्देश्य है लखपति महिला योजना। अगर आपसे पूछे कहाँ का कार्यक्रम है तो ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को देखा, कुछ और योजनाएं बाकी हैं, बाकी जो और टॉपिक है उनको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई भी पेड ग्रुप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा 25 मार्च से यूपीएससी ईपीएफओ के लिए नया पेड ग्रुप चालू हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा जो सिलेबस है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है, पूरा कोर्स डिज़ाइन किया गया है और यहाँ पर 70 दिनों की तैयारी में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा आपके एग्जाम के लिए यूपीपीएससी की अगर बात करें, यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए मात्र 45 से 50 दिन ही शेष बचे हैं और इन दिनों में बस बहुत अच्छे से आप रिवीजन करें, तैयारी करें बहुत अच्छे से। आप अब लगभग 8 से 10 घंटे दे दें, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। एग्जाम का पैटर्न अच्छा खासा रहता है, एग्जाम का स्टैंडर्ड अच्छा खासा रहता है, तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। और अगर अभी भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप 60 डेज वाला क्रैश कोर्स, जो कि ऑलरेडी स्टार्टेड है, मार्च में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, इसके कई सारे दिन निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और 50 दिन की तैयारी करके आप आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप 8 से 10 घंटे मेहनत कर सकते हैं तो ही आप इसको ज्वाइन करके जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और कट ऑफ क्लियर हो जाए आपका। आपको इसमें इतना मटेरियल दिया जाएगा, 780 पेज का मटेरियल है, बस आपको इतना पढ़ना पड़ेगा और वो पढ़कर आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। तो इसको भी ज्वाइन करने के लिए नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। पेड क्विज भी ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर टेस्ट सीरीज भी लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।